रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में पढ़ा था और लास्ट वाली वीडियो में हमने कुषाण वंश को देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त वंश। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। देखिए, हिस्ट्री यहाँ पे एक सीरियल से हम लोग देख रहे हैं। कुषाण वंश के बाद हम लोगों ने गुप्त वंश को इसीलिए पढ़ा क्योंकि कुषाण वंश के बाद गुप्त शासक ही भारत में गुप्त शासकों का ही उदय हुआ। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे और अगला शासक घटोत्कच हुआ। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है क्योंकि अन्य शासकों ने सामंतों के रूप में ही शासन किया। जो ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे ये सभी कुषाण वंश के सामंत थे और कुषाण वंश का जब अंत हुआ उसके बाद गुप्त वंश का ही उदय हुआ। लेकिन शुरुआत के जो दो शासक थे, पहले श्रीगुप्त और दूसरा घटोत्कच, इन्होंने सामंतों के रूप में ही जीवन व्यतीत किया। किंतु जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने ही सीधे सीधे एक शासक के रूप में प्रशासन किया, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन होता है। अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तो आप श्रीगुप्त बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, है ना। और जो गुप्त वंश की राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। देखिए, इसके पहले जो दो शासक है उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, इसीलिए उनके बारे में यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है। मेन तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसीलिए यहाँ पे उनके पर्सनल जीवन का भी देखा गया है कि उनका विवाह कुमार देवी से हुआ था और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। अब देख लेते हैं हम समुद्रगुप्त के बारे में। यह चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी और कुमार देवी का पुत्र था, अतः यह खुद को लिच्छवी दौहित्र या लिच्छवी का नाती कहता है। देखिए, जो ये हमारी कुमार देवी जी थी ये लिच्छवी की ही थी, इसीलिए इनका जो पुत्र समुद्रगुप्त था ये खुद को लिच्छवी दौहित्र कहता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है तो वो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। इसके बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। यह विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक का विपरीत माना जाता है। देखिए, अशोक भले ही पहले विस्तारवादी था किंतु बाद में जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसके बाद वो इस तरह विस्तारवादी नीतियां नहीं अपनाया था, इसीलिए जो समुद्रगुप्त था इसको अशोक का विपरीत माना जाता था। इसने आर्यवर्त के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया बल्कि उनसे कर वसूला। यानी कि जो उत्तर भारत था इसको जब इसने जीता तो इसे अपने पूरे साम्राज्य में मिला लिया, किंतु जो दक्षिण भारत के साम्राज्य थे इसको भले ही उसने जीत लिया था लेकिन अपने साम्राज्य में ना मिलाकर बल्कि वहां से वो कर वसूलता था। और कितने राज्यों को जीता था तो 12 राज्यों को जीता था। उसके बाद है, इन्हीं विजय अभिमान के कारण समुद्रगुप्त को धरणी बंध कहा जाता है, यानी जो धरती को बांध दे एक सूत्र में। तो ये उत्तर भारत को भी जीत चुका था और दक्षिण भारत को भी जीत चुका था, यानी कि ये सभी राज्यों को एक बंधन में बांध दिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पुराणों में कहा गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीता था कहने का मतलब है कि जो हमारे भारत से छूता हुआ तीनों समुद्र है वो वहां तक, मतलब जो ये क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त थे इनका साम्राज्य वहां तक फैला हुआ था, यानी पूरे भारत पर इनका शासन था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को भी याद रखिएगा। ये किसका है? ये समुद्रगुप्त का है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा युद्ध एवं शांति के दूत हरिसेन का है। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की जिस कारण इन्हें कविराज कहा जाता है। इसे सिक्के पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है।
समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मयूर शैली का सिक्का किस समय ज्यादा प्रचलन में आया, तो वो समुद्रगुप्त के समय आया। उसके बाद है समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था। इसे इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, ये याद रखिएगा कि द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। तो यहाँ से समुद्रगुप्त का चैप्टर क्लोज और चंद्रगुप्त द्वितीय का चैप्टर ओपन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आपको गुप्त वंश का जो संस्थापक, उसकी स्थापना कैसे हुई, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।